नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में आपका समस्त श्रोताओं का एवं YouTube चैनल पर मेरे व्याख्यान को देखने एवं सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रिय छात्रों, यह विषय BSc फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट सेकंड के अंतर्गत आपसे मैं मुखातिब हूँ, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। पिछले व्याख्यान में मैंने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी और उसी श्रृंखला में मैं अब क्रोमोमियर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्रोमोमियर्स गुणसूत्र की पूरी लंबाई में क्रोमोनिमा थ्रेड पाया जाता है या सूत्र पाया जाता है। यह अपने दूसरे साथी क्रोमोनिमा से समानता रखता है। इन क्रोमोनिमा सूत्रों पर अनेक दाने या मोती समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर अभिरंजित या वर्णक ग्रहण करने वाली कणिकाएं कहते हैं। दोनों क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड्स पर ये समान साइज की समान दूरी पर पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोमोमियर सूत्रों के कुंडलन से बनी रचनाएं होती हैं तथा जीन्स धारण करने वाले स्थान होते हैं। दो क्रोमोमियर्स के बीच का अल्परंजित क्षेत्र, अल्परंजित से मतलब है कम लेस स्टेन्ड क्षेत्र, इंटरक्रोमोमियर क्षेत्र कहलाता है। बेलिंग ने क्रोमोनीमेटा पर इनकी संख्या 1500 से 2500 तक पाई और ये कीटों की लार ग्रंथि कोशिकाओं के क्रोमोसोम्स में अंड कोशिका के लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स में स्पष्टता दिखाई देते हैं। एक क्रोमोमियर एक जीन स्थल, एक जीन लोकस को निरूपित करने वाला भाग होता है। इनका आकार भिन्न होता है, पर क्रोमोनिमा में इनकी स्थिति निश्चित होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये समझिए। प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम्स की पूर्ण देह पर स्थित वह केंद्र होता है जो सकरा या दबा हुआ दिखाई देता है। ये मेटाफेज या एनाफेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा अल्परंजित क्षेत्र होते हैं। इसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में यह एक विशिष्ट स्थल पर ही स्थित होते हैं। प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र में एक स्पष्ट क्षेत्र पाया जाता है, यह सेंट्रोमियर कहलाता है। इसे काइनेटोकोर भी कहते हैं। देखिए ये वाला स्थान है जो मैं आपको सेंट्रोमियर है। ये क्रोमेटिड्स हैं, दो अर्धगुणसूत्र जिनको कहते हैं, और इनके बीच में तंतुवत फाइब्रिल्स होते हैं और ये काइनेटोकोर है। तो सेंट्रोमियर्स में उपस्थित कणिका को काइनोसोम या निगोलक अर्थात स्फेरिकल कहते हैं। और ट्रिडियम में सेंट्रोमियर 3U एवं काइनोसोम 0.2U व्यास का पाया जाता है। क्रोमोनिमा सेंट्रोमियर के निगोलक पर आकर संयोजित होते हैं। सेंट्रोमियर की रचना आप देखिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सेंट्रोमियर त्रिपटलीय
रचना से बना दृष्टिगत होता है। बाह्य सघन स्तर, दूसरा मध्य का कम सघन भाग और तीसरा आंतरिक सघन स्तर। काइनेटोकोर में एक या अधिक काइनोसोम गहरे अभिरंजित होते हैं तथा इस भाग में अंतरक्रोमोमेरल तंतु इंटरक्रोमोमेरल फाइब्रिल्स क्रोमोनिमा के पाए जाते हैं। इनकी संख्या विभिन्न सेंट्रोमियर में भिन्न होती है। यह गुणसूत्र का हल्का अभिरंजित क्षेत्र इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में उपस्थित तंतुओं में कुंडलन नहीं होता है एवं न्यूक्लिक अम्ल भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। लाइम द फारिया 1955 के अनुसार सेंट्रोमियर में डीएनए एवं 230 डिग्री एंगस्ट्रॉम के 5 से 7 क्रोमेटिन फिलामेंट्स गुजरते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय क्रियाशील होते हैं, शेष समय अक्रिय बने रहते हैं। गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर की संख्या एवं स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। जिन गुणसूत्रों में एक सेंट्रोमियर होता है वो मोनोसेंट्रिक कहलाते हैं। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में 2 सेंट्रोमियर एवं पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में 2 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के विखंडित भाग जिनमें एक भी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता एसेंट्रिक कहलाते हैं। ये अस्थायी क्रोमोसोम्स होते हैं जो या तो नष्ट हो जाते हैं या अन्य क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर पर यह बिंदु जैसा होता है जहां कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोइड से निकलकर तर्कतंतु आकार जोड़ते हैं और गुणसूत्र को अपने अपने ध्रुव की ओर खींचते हैं या ले जाते हैं। अतः बिना सेंट्रोमियर वाला गुणसूत्र बिना चालक के वाहन जैसे होते हैं जिनका भविष्य अनिश्चित होता है। लेवान ने कुछ क्रोमोसोम्स पर विसरित सेंट्रोमियरों की यथास्थिति बताई है और उनका व्यवहार सामान्य क्रोमोसोम से भिन्न होता है। कुछ इंसेक्ट्स में ऐसे गुणसूत्र देखे गए हैं। गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर्स की स्थिति क्या होती है? गुणसूत्र की आकृति सेंट्रोमियर की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है। इस आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, अग्रबिंदु या एसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स में क्या खासियत होती है? ये छड़ के आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर की स्थिति सिरे से कुछ दूर अर्थात उप अग्रीय मतलब सब टर्मिनल होती है। इस गुणसूत्र की एक भुजा छोटी तथा एक बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट, टीलोसेंट्रिक या अंतः केंद्र की। ये भी छड़ के आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं और इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अग्र सिरे या अंतिम छोर पर होते हैं। इन क्रोमोसोम्स में एक भुजा पाई जाती है। और तीसरा, उपमध्य केंद्र की। इन क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग पर न होकर आगे पीछे होता है। यह बिंदु उपमाध्य या सब मीडियन कहलाता है। इन क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। इनमें एल के आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। चौथे तरीके का होता है मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की। इन गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के या बीच में होता है, अतः दोनों भुजाएं बराबर साइज की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं और ऐसे गुणसूत्र वी के आकार के होते हैं। ट्रिलियम तथा ट्रेंडेंसकेंसिया में सभी गुणसूत्र मध्य केंद्र के प्रकार के पाए जाते हैं।
कुछ टिड्डों में ये केवल अग्रबिंदु प्रकार के होते हैं और मनुष्य में मध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्र की तथा अग्रबिंदु प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। भुजा अनुपात क्या होता है? आर्म रेशो। सेंट्रोमियर की उपस्थिति से प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 भुजाएं बनती हैं और इन भुजाओं की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, अतः इनका अनुपात भी प्रत्येक गुणसूत्र के लिए लाक्षणिक होता है। अतः अंतः केंद्र की या अग्रबिंदु गुणसूत्रों में यह अनुपात अधिक तथा मध्य केंद्र की या उपमध्य केंद्र की में यह अनुपात कम होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, मेटासेंट्रिक है ये सब मेटासेंट्रिक है ये वाला डायग्राम। ये एक्रोसेंट्रिक है, यहाँ सेंट्रोमियर जो किनारे पर है एकदम, और ये होलोसेंट्रिक है, एक्सट्रीमली किनारे पर है, किनारे से हटके है, बिल्कुल सेंटर में और सेंटर से हटके है। इस तरह सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुरूप क्रोमोसोम्स की विभिन्न आकृतियां ऐसी होती हैं। सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर क्या होते हैं? सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर्स मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से युक्त रहता है, अतः सेंट्रोमियर में 4 कण समान बिंदु दिखाई देते हैं और ये सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। ये 0.5 माइक्रोन व्यास के होते हैं तथा वर्ग बनाते हुए व्यवस्थित रहते हैं। एनाफेज अवस्था में जब क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं, प्रत्येक क्रोमेटिड या गुणसूत्र 2 कण युक्त दिखाई देते हैं। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में किसी समय सेंट्रोमियर्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है, और सेंट्रोमियर क्रोमोमियर्स के अति वर्धित भाग में ही होते हैं। यह मुख्यतः तर्क तंतुओं के बनाने एवं संलग्न होने हेतु ही बने होते हैं। ये भी किसी विशिष्ट गुणसूत्र पर निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, अतः गुणसूत्र की ही पहचान बनाते हैं। सेंट्रोमियर के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वह बिंदु होता है जहां पर आकर सेंट्रॉइल से निकले तर्क तंतु या ट्यूबुलिन फाइबर्स कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र से संलग्न होते हैं। तर्क तंतु सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और ये गुणसूत्र बिंदु इन्हें संलग्न होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। ये ट्यूबुलिन के बहुलीकरण के केंद्र होते हैं, अतः मेटाफेज के दौरान तर्क तंतुओं के बनने में सहायक होते हैं। गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से ही 2 पुत्री गुणसूत्रों में विभक्त होता है, अतः कोशिका विभाजन के दौरान इनके ध्रुवों की ओर गमन में भी ये सहायक होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि तर्क तंतुओं के निर्माण एवं संगठन में सेंट्रोमियर भूमिका निभाता है। सेंट्रोमियर कोशिका चक्र के विशिष्ट काल में उपापचयी क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है द्वितीयक संकीर्णन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स में प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर के अतिरिक्त एक या अधिक अतिरिक्त संकीर्णन पाए जाते हैं, जिन्हें द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। यदि यह द्वितीयक संकीर्णन केंद्रक से संबंधित होता है तो उन्हें द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट या केंद्रक संगठक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। यह गुणसूत्र पर कहीं भी हो सकता है। यह सामान्यतः केंद्रिक से संबंधित होता है, अतः केंद्रिक संगठन कहलाता है। यह अल्परंजित भाग होता है। इसके बाद का टॉप पार्ट मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा।
जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट 3 के अंदर आप बाकी शेष भाग समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।